हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है उदेशिका प्रीएम्बल। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। यहां से अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में 3 वर्ड जोड़े गए थे। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। अगर बात करें तो संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार अगर बात करें तो उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना यानी उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरुबारीवाद में यानी 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 के जो केस था, इसमें उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। मूल आत्मा। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1994 में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का जो है भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लेखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को, उद्देशिका को। याद रखिएगा। बी आर अंबेडकर ने सांविधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। अगर प्रस्तावना बेस है तो उस पर खड़ी होने वाली जो मंजिल है वो उसका मंजिल है, तो आधार है तो उस पे ही मंजिल बन सकता है, यानी अट्टालिका, खड़ी अट्टालिका है। बिना बेस के अट्टालिका यानी मकान नहीं बन सकता है। उसी तरह जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की मतलब कि अहम अंग है। बी आर अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे जो डॉट डॉट दिया गया है, इस यहाँ पर कौन सा समय होगा, कौन सा डेट होगा, ये पूरी प्रस्तावना है। आप एक बार इसको देख सकते हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो मैं दोबारा से प्रस्तावना को रिवाइज करा देता हूं। याद भी रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। बहुत जगह बहुत सारे मतलब कि
जो क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने में इसकी भूमिका होती है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 सही जवाब है। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्य और आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे प्रश्न में एक्स की जगह तिथि 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। प्रश्न संख्या सेकंड है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 के द्वारा जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या थर्ड है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सही जवाब है उद्देशिका, ऑप्शन ए। भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है उद्देशिका प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका में इनके मतों का प्रिएम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों और आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व की उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए अगर बात करें तो सही जवाब क्या है 3521, यानी भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो 3521 याद रखिएगा। इसके बाद 6 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के बाद संविधान में इन शब्दों का निर्धारित जो क्रम है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। तो याद रखिएगा, जो ध्यान देने योग्य जो फैक्ट है कि संविधान में उल्लेखित जो शब्द है
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लेखित है। 7 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक जो शब्द है इसका उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का। 9 नंबर है, निम्न शब्दों पर विचार करें। निम्न शब्दों पर विचार करें, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की संशोधन के तहत जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो आपको मालूम है, शुरू में ही मैंने बोला था, याद रखिएगा, अक्सर यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 11 नंबर है, कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। याद रखिएगा, क्या जोड़ा गया था, कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो सही जवाब है समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, सी ऑप्शन। 12 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, बी ऑप्शन। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया। 14 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अखंडता, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। 15 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? सही जवाब है समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, पहला और तीसरा, यानी बी ऑप्शन। 16 नंबर है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें कौन सही है।
संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए कौन सा सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा अगर बात करें तो पहला है कि पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यह सही है, बिल्कुल। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यानी पहला, दूसरा और चौथा, बी ऑप्शन। पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती तथा केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के अस्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, इसका प्रयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 17 नंबर है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। 18 नंबर है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। 19 नंबर है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के माध्यम से उद्देशिका में, प्रस्तावना में जोड़ा गया? समाजवादी। 3 शब्द जोड़े गए थे, किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? आपको कमेंट में बताना है। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? सेम प्रश्न सेम जवाब। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 21, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? 3 शब्द याद रखिएगा, 3 शब्द सम्मिलित नहीं थे। वो था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी ऑप्शन ए। 22 नंबर है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन, बी ऑप्शन। 23 नंबर है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यानी सभी चारों, डी ऑप्शन। भारत के संविधान के प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है, डिग्निटी को सुनिश्चित करता है। 24 कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बिल्कुल।
इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हम भारत के लोग शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया के शब्द से शुरू होता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, इसका मतलब है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। प्रश्न संख्या 26, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया, तो डी ऑप्शन सही जवाब है। 27 नंबर है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। याद रखिएगा, सार्वभौमिकता, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। 28 नंबर है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? सही जवाब हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, डी ऑप्शन। भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को राज्य के द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संघीय, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता है, परंतु संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द यानी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो सही जवाब है लोक कल्याण। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है। 31, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। 32, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय। 33, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के धारा 2 के द्वारा इसे जोड़े गए थे।
प्रश्न संख्या नेक्स्ट 34, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो सही जवाब है उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रीएम्बल। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर जो है प्रीएम्बल को माना है। 35 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो के ए मुंशी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। के ए मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। 36, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो बी आर अंबेडकर, ऑप्शन ए। बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। 37 है, किस वाद के फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरूबारी मामले में, याद रखिएगा ऑप्शन ए। बेरूबारी यूनियन के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद जो कि 1973 के थे, सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। 38, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? किस केस में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है? बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए केस में यानी वाद में बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। 39 है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? केशवानंद भारती विवाद, डी ऑप्शन। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, यानी संविधान वह नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व और पहचान खो देगा। 40 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसीलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। 41 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
42 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3, बी ऑप्शन। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। 43, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को जो है कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था जो है की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, डी ऑप्शन। 44 नंबर है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किससे या किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना और उद्देश्य का उपबंध करते हैं। 45 है, भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका बताइए। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधा पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन मतलब कि बेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय यानी उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है, इसको उलटते हुए दिया था। इस प्रकार अगर बात करें तो यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है, संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। 46 से संविधान में दिया गया जो आमुख है, दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान में दिया गया जो आमुख है बताइए जो सही है। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है, डाउटफुल ऑप्शन है। इसके बारे में डायरेक्ट हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें तो भारतीय संविधान के आमुख को ही प्रियम्बल कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी चारों कथन सत्य हैं, लेकिन किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी ध्यान रखिए कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, यानी किसी भी विकल्प में केवल विशेषण स्रोत पर नहीं लगा है, यानी ओनली जो है विशेषण स्रोत पर नहीं लगा है, इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन शामिल किए गए हों। तो सी और डी समान रूप से चयन किए जाने योग्य हैं। 47 है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? जो सही है वो है आपका सी ऑप्शन, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग शासन प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने चैनल को प्रमोट किया है, सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर किया है। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।